हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज देखो इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन अर्थात आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान दें, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलन रेस 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के जितने भी एग्जांपल हैं उन सब का सॉल्यूशन करेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे अच्छा पोर्शन यह है कि आपका अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा हुआ है तो उसको रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं पूरे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को रिवाइज करूंगा। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव मिनिमम डाइपोल मोमेंट। आपको बताना है इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, और हमें पता है कि अगर डाइपोल मोमेंट कम होगा तो वो कौन होगा, सिमेट्रिकल। हमें पता है कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो आप ज़रा देखो, पहला स्ट्रक्चर आपका सिमेट्रिकल नहीं है, बट आपका सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा अर्थात मिनिमम होगा। तो इसका आंसर होगा बी। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं बात करूं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेड आइसोमर्स। आप बताओ इनमें से जेड आइसोमर्स कौन सा है। तो हमें पता है कि इनके नोमेनक्लेचर में 2 सिस्टम लगाते हैं, ई और जेड। ई का मतलब क्या हो गया, अगर आपकी हाई प्रायोरिटी ऑन अपोजिट साइड, अगर हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड होती है तो उसको तो ई बोलते हैं, और अगर आपकी हाई प्रायोरिटी ऑन सेम साइड होती है तो उसको हम जेड बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें जेड आइसोमर्स बताना है। तो पहले हम प्रायोरिटी का डिसाइड करेंगे, और प्रायोरिटी का डिसाइड होता है तो आपको पता है प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी भी ज़्यादा होगी। तो पहला एग्जाम्पल देखो, Br और Cl में से BrHp होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। कार्बन और हाइड्रोजन में से मिथाइल होगा, ये दोनों एक ही साइड है तो ये कौन सा होगा, जेड। तो इसका आंसर होगा ये। अब देखो, मिथाइल और Br में से Br होगा, क्लोरीन और H में से क्लोरीन होगा, दोनों अपोजिट साइड है इसलिए E हो जाएगा। इसमें देखो आप, इधर मिथाइल होगा इधर Br होगा, दोनों अपोजिट साइड है इसलिए E हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर मिथाइल है यहाँ मिथाइल है, दोनों अपोजिट है इसलिए ये भी E होगा। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, ए, मतलब इसका ऑप्शन होगा ए। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। विच इज ट्रू फॉर द फॉलोइंग आइसोमेरिक फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली। आपको इसने फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर दे रखी है और इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप ज़रा देखो, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें दोनों Cl अपोजिट साइड है इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा, ट्रांस। इसमें दोनों Cl सेम साइड है इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा, सिस। अब आप देखो, सिस और ट्रांस में के डाइपोल मोमेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, और यहाँ पर कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो दोनों में डाइपोल मोमेंट अपोजिट है इसलिए यहाँ पर म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। जबकि आप देखो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, इसमें ऐसे होगी, तो दोनों का नेट रिजल्टेंट ऐसे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की बात करूँ तो डाइपोल मोमेंट जो है वो किसका ज़्यादा है, सिस का ज़्यादा है ट्रांस से। अब हमें पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट भी है वो सेकंड का अर्थात सिस का ज़्यादा होगा। और अगर मैं बात करूँ किसकी, मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी की, तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी तो फिक्स है, इसका डाइपोल मोमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये तो फिक्स है कि मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी हमेशा ट्रांस वाले की किससे ज़्यादा होती है, सिस से ज़्यादा होती है। अब एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब ये दोनों अपोजिट नेचर के ग्रुप हो जाए तो फिर डाइपोल मोमेंट ट्रांस का ज़्यादा हो जाएगा और सिस का कम हो जाएगा। बट यहाँ पर सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज़्यादा है। तो देखो डाइपोल मोमेंट फर्स्ट सेकेंड मतलब ये हो सकता है, पहला तो इसमें रॉन्ग हो गया, और आपका ये थर्ड भी रॉन्ग हो गया। अब आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में देखो सेकंड का ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट सेकंड का, तो आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे चेक करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट का ज़्यादा है,
तो आप ज़रा देखो इसमें मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट का ज़्यादा है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही है, फोर्थ, और आपका सेकंड रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच कंपाउंड सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कैन नॉट बी यूज। आपको बताना है इनमें से किसके लिए सिस ट्रांस हम यूज नहीं करेंगे। आपको पता है कि सिस और ट्रांस सिस्टम के लिए एट लीस्ट वन सब्स्टिट्यूटेंट कॉमन, आपको पता है कि कम से कम एक सब्स्टिट्यूटेंट का कॉमन होना कंपलसरी है, अर्थात दोनों जो sp2 एवरेज कार्बन है उन पर एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए। तो आप देखो पहले में यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कॉमन है, इसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये भी कॉमन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कॉमन है, तो इसका मतलब इन तीनों में तो हो जाएगा। बट आप देखो फोर्थ वाले में हाइड्रोजन, फिनाइल, मिथाइल, क्लोरीन, इसके ऑल सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट है। ऑल सब्स्टिट्यूटेंट क्या है बेटा, डिफरेंट है, और ऑल सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट होने की वजह से इसके अंदर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर हम यूज नहीं कर सकते। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, असाइन कॉन्फ़िगरेशन टू द फॉलोइंग। आपको ये जो कंपाउंड गिवन है इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा इस वाले कार्बन पर, अगर इस वाले कार्बन पे मैं देखूँ तो COOH और CH2OH में से COOH है तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, बट हम COOH को कैसे लिखेंगे, C⋯OH। अब आप देखो C⋯OH लिखा है तो इसमें कार्बन कितने ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, 2 से, तो इसके लिए हम लिखेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले को डुप्लीकेट मानते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को ट्रिप्लीकेट मानते हैं। जबकि आप देखो नीचे CH2OH है तो इसमें OH का मतलब पहले तो O है और बाकी 2 वैलेंसी किससे कंप्लीट है, हाइड्रोजन से। तो बताओ इनमें से Hp कौन सा होगा, तो इनमें से आपका Hp होगा COOH। अब इधर आ जाइएगा। अब अगर मैं इधर देखता हूँ तो यहाँ से गई CH2, इधर भी CH2 है, फिर आगे गए यहाँ CH2 है, बट यहाँ पर CH है, और यहाँ पर CH2 यहाँ पर CH है, तो यहाँ पर इसके साथ ग्रुप ज़्यादा लग रहे हैं तो ये Hp हो जाएगा कार्बन। तो यहाँ पर ये कार्बन आपका Hp हो गया। अब आप देखो इसमें दोनों Hp, इसमें Hp कहाँ लग रहा है, ऊपर, और इसमें Hp कहाँ लग रहा है, नीचे, दोनों अपोजिट साइड है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, E। तो ये वाली फॉर्म तो आपकी क्या हो गई, E फॉर्म हो गई। अब आ जाएगा नीचे वाले में। अब आप देखो नीचे वाले में इस वाले कार्बन पे यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, बट यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि साइनाइड होता है C⋯N, तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है वो 3 नाइट्रोजन के साथ है। जबकि आप यहाँ देखो CH2C, अर्थात यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। तो बताओ इनमें से सीनियर कौन होगा, ये सीनियर होगा, अर्थात ये Hp हो गया। और अब आप नीचे वाले में देखो, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ कार्बन है और इस कार्बन के साथ आगे कार्बन लगा हुआ है, बट आप देखो यहाँ कार्बन के साथ क्या लगे हैं, वापस नाइट्रोजन ही लगा हुआ है। इसका मतलब ये Hp हो गया। अब आप देखो दोनों Hp का है अपोजिट, तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गया, E। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी E है और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी E है। तो बताओ कौन सा आंसर सही है, तो इसके लिए B आंसर आपका राइट है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, द कंपाउंड आपको गिवन है, इसका बताना है कौन सा इसमें नोमेनक्लेचर होगा। तो हमें पता है सिस और ट्रांस के नोमेनक्लेचर के लिए एट लीस्ट 1 सब्स्टिट्यूटेंट कॉमन ऑन बोथ sp2 कार्बन, अर्थात आपके जो sp2 कार्बन है ये वाले, इन दोनों पर अगर एक ग्रुप कॉमन है तब तो हम सिस और ट्रांस को यूज करेंगे, और अगर कॉमन नहीं है तो फिर हम EZ सिस्टम को यूज करेंगे। अब आप देखो इस कार्बन पर एक साइड मिथाइल है, एक साइड क्लोरीन है। आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ये Hp होगा। दूसरे कार्बन पे देखो, इस वाले कार्बन पे आयोडीन और ब्रोमीन है। आपको पता है आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ये Hp है। अब बताओ दोनों Hp सेम साइड है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है, तो बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, E हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड। इस कंपाउंड में आपको बताना है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। तो अब आप ज़रा देखो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड पर Gi नहीं होती। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, बिल्कुल यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर Gi हो रही है और इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे, एक सिस और एक ट्रांस।
अब आप देखो यहाँ डबल बॉन्ड है बट यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ गए तो CH2 मिला, इधर गए तो भी CH2 मिला, आगे गया तो CH2, इधर भी क्या मिला CH2, अर्थात ये पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसलिए यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है। तो बताओ इसमें केवल एक ही आपका GI सेंटर है। ये ट्रिपल बॉन्ड था इसलिए GI नहीं है, ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ GI हो सकती थी, बट इस वाले कार्बन पे लगे हुए ग्रुप सेम है इसलिए यहाँ पर भी GI नहीं है। तो इस पर केवल एक ही जगह से GI हो रही है, और अगर एक ही जगह GI होगी तो इसके दो आइसोमर्स बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर। आपको बताना है इसके लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो यह है 1 2 3 ट्राइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने क्या करा, इन सभी को एक ही प्लेन पर ले लिया, अर्थात ऑल सिस। अब क्या करूँगा, ऑल सिस में से एक को ट्रांसफर लाऊंगा। तो मैंने 2 को सिस पर रखा है और एक को ट्रांस पर रखा है, 1 ट्रांस। अगर अब मैं दूसरे को ट्रांस पे रखूँगा तो जैसे मान लो मैंने 2 ट्रांस पे रख दिए, अब की बार ये 2 ट्रांस पे कर दिए, तो बेटा ये दोनों जो कंडीशन है वो एक ही हो गई। इसका मतलब इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हुए, एक तो वो जिसके अंदर सभी सिस के अंदर हो, और एक वो जिसके अंदर एक ट्रांसफर हो और 2 सिस के अंदर हो। तो बताओ इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। तो इसका आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको एक कंपाउंड गिवन है, इनमें से बताना है कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करता है और कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करता। तो सबसे पहला है आपका पेंट। तो देखिएगा फर्स्ट के अंदर है पेंट 3 in 1 आयन। तो 1 2 3 4 5, 3 in 1 2 3। तो ये हो गया 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये 3 in हो गया, और 1 पे आयन, ये आपके 1 पे आयन हो गया। अब आप देखो इसमें GI हो रही है नहीं हो रही, तो GI के लिए हम यहाँ से चेक करेंगे इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर। इस पर एक मिथाइल है, साथ में एक हाइड्रोजन है, इधर एक ग्रुप यह है, एक ग्रुप हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पर GI पॉसिबल है। नंबर 2, एसीटेल्डोक्साइम। एसीटेल्डोक्साइम का मतलब है आपका एसीटेल्डिहाइड, ये एसीटेल्डिहाइड है, और इसका रिएक्शन करके हम ऑक्साइम बनाएंगे। तो इससे जो ऑक्साइम बनेगा वो बनेगा ये। तो हमें पता है कि ऑक्साइम जो होता है उसके अंदर हम केवल कार्बन पे लगे हुए ग्रुप देखते हैं। तो आप देखो इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये भी GI करेगा। नेक्स्ट पेंट 1 in 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन उस पर यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ पर देखो CH2 आ गया, और CH2 में 2 हाइड्रोजन सेम है, इसलिए ये आपके GI नहीं करेगा। अगला 1 क्लोरोप्रोपीन, 1 2 3, यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, और यहाँ लगा दिया मैंने क्लोरो। अब आप देखो इस पर हाइड्रोजन है, इस पर मिथाइल और हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन पे भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब ये भी आपके क्या करेगा, GI शो करेगा। नेक्स्ट देखिएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 in, ब्यूट 2 in। तो पहले हम ब्यूट 2 in बनाएंगे, 1 2 3 4, ये ब्यूट हो गया। अब 2 पर मिथाइल, अगर मैं यहाँ पर मिथाइल लगा देता हूँ तो बेटा देखो इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम हो गए, और इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम होने की वजह से यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ब्यूट 2 आइन, आपको पता है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में तो GI पॉसिबल ही नहीं होती, तो आपके यहाँ पर भी GI नहीं है। अब बात आती है 2 क्लोरोब्यूटेन। आप देखो 2 क्लोरोब्यूटेन बोल रहा है, और ब्यूटेन में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड पे तो फ्री रोटेशन होता है, इसलिए यहाँ पर GI होने का कोई भी चांस नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा ब्यूट इन आइन। तो ब्यूट इन आइन के अंदर GI होगी या नहीं होगी? तो ब्यूट इन आइन के लिए 1 2 3 4 कार्बन,
एक बार हम लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड, एक बार लगा देते हैं हम डबल बॉन्ड। अब आप देखो जहाँ डबल बॉन्ड लग रहा है उस पर CH2 दो हाइड्रोजन कॉमन है और आपको पता है इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम है, तो यहाँ पर भी GI पॉसिबल नहीं है। अगला देखिएगा I में ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पर एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है, इसकी दो वैलेंसी में एक मिथाइल एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी दो वैलेंसी में एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है। इसका मतलब इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर GI पॉसिबल है। नेक्स्ट J में देखिएगा, J में ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पर आपके क्लोरीन हाइड्रोजन दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इधर भी क्लोरीन हाइड्रोजन दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी GI होगी। नेक्स्ट देखिएगा केस आपका साइक्लो कंपाउंड है और हमें पता है कि साइक्लो कंपाउंड में GI का एक रूल है। क्या रूल है कि आपके पास एट लीस्ट 2 sp3 कार्बन विद डाई सब्स्टिट्यूटेड, आपके पास रिंग में कोई भी दो कार्बन sp3 होने चाहिए और वो भी डाई सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए, और आपको पता है उसके दोनों जो डाई सब्स्टिट्यूटेंट है वो दोनों डाई सब्स्टिट्यूटेंट भी क्या होने चाहिए बेटा, डिफरेंट होने चाहिए। तो आप देखो इस रिंग में ये कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, इस पर दो ग्रुप डिफरेंट, एक हाइड्रोजन है एक एसिड है, इस पर भी दो ग्रुप डिफरेंट हाइड्रोजन एसिड है, इसलिए यहाँ पर GI होगा। अब देखिएगा एल के अंदर भी हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या कि कोई भी दो कार्बन sp3 होने चाहिए और उस पर लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो आप देखो इस रिंग में ये कार्बन sp3 है, इस पर एक तो लग रहा है मिथाइल, एक लग रहा है हाइड्रोजन, ये कार्बन भी sp3 है, एक मिथाइल है एक हाइड्रोजन है, तो इस पर भी दो ग्रुप है दोनों डिफरेंट है, इस पर भी दो ग्रुप है दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी क्या हो रही है बेटा, GI हो रही है। अब आप यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, असाइन द कॉन्फ़िगरेशन EZ टू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के अंदर में EZ सिस्टम के बारे में बताना है। तो आप देखिएगा सबसे फर्स्ट एग्जांपल में आपके C डबल बॉन्ड C ये है, इस पर देखो इधर नाइट्रोजन है इधर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, तो ये Hp हो गया। दूसरे में आप देखिएगा यहाँ नाइट्रोजन है यहाँ क्लोरीन है, नाइट्रोजन 8 पर है तो क्लोरीन आपका 17 है, तो ये Hp हो गया। दोनों Hp सेम साइड हो गया, अगर दोनों Hp सेम साइड हो गया तो क्या बन जाएगा, Z। अब देखिएगा बी में इस कार्बन पर ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन 7 होगा, ऑक्सीजन 8 होगा, तो ये Hp हो गया। इधर आपका कार्बन है इधर फ्लोरीन है, फ्लोरीन 9 नंबर पर है तो ये Hp हो गया। अब देखो दोनों Hp एक ही साइड है तो ये क्या बन जाएगा, Z बन जाएगा। 3 में देखो आप 3 में इस कार्बन पे क्लोरीन है तो क्लोरीन Hp होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। इधर H और D आइसोटोप है। अब आपको पता है कि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो आइसोटोप के अंदर हम एटॉमिक नंबर नहीं एटॉमिक मास देखेंगे और D का मास H से ज़्यादा है, दोनों Hp सेम साइड है तो ये भी क्या बन जाएगा, Z बन जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट 14 नेक्स्ट डी वाले में देखो आप यहाँ भी और यहाँ, तो यहाँ पर भी कार्बन है यहाँ पर भी कार्बन है, बट आप देखो ये कार्बन 14 आइसोटोप वाला है, ये कार्बन 12 आइसोटोप वाला है। तो हमें पता है कि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो एटॉमिक मास देखते हैं, तो इसमें इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है तो ये Hp हो जाएगा। ऐसे ही नीचे देखो आप, नीचे यहाँ पर ऑक्सीजन है यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 है, जबकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, तो इसका मतलब ये Hp हो गया। अब आप देखो दोनों Hp अपोजिट साइड है तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, E कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट E नंबर में। अब आप देखो E नंबर में ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इन कार्बन पर आपको देखना है कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखो इस कार्बन पर इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, तो कन्फर्म है इथाइल वाला पहले आएगा। क्यों, क्योंकि मिथाइल में तो हाइड्रोजन 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 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, जबकि इथाइल में एक कार्बन होगा और 2 हाइड्रोजन होंगे, तो ये आपका Hp हो गया। अब आप देखो नीचे वाले में यहाँ CH3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस कार्बन पर 2 तो मिथाइल और 1 हाइड्रोजन है, जबकि आप देखो यहाँ पर इस कार्बन पर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है CH2C, तो इस कार्बन पर 1 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। तो बताओ यहाँ 1 कार्बन है यहाँ 2 कार्बन है, तो इसका मतलब ये Hp हो गया। अब आप देखो दोनों Hp अपोजिट साइड है, तो बताओ ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो जाएगा, E हो जाएगा। नेक्स्ट ऐप नंबर में देखो, ऐप में ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, बिल्कुल ये डबल बॉन्डेड है।
अब आप देखो इस वाले कार्बन पे देखता हूँ मैं, तो इस वाले कार्बन पर CH2 CH3 है, इधर CH2 CD है। तो देखो CH2 तो कॉमन है, बट यहाँ D है, यहाँ H है। D आइसोटोप है और आइसोटोप का एटॉमिक मास ज़्यादा है, इसलिए ये आपका Hp बन जाएगा। अब ऊपर वाले में देखो, यहाँ पर CH2Cl लिखा हुआ है, इसका मतलब इस कार्बन पर एक क्लोरीन के साथ में 2 हाइड्रोजन है। बट आप यहाँ देखो कि इस कार्बन पर H, C और F लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस कार्बन पर पहले फ्लोरीन है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है। अब आप देखो इस कार्बन पे पहला क्लोरीन है, इस कार्बन पे पहला फ्लोरीन है। क्लोरीन 17 नंबर पे, फ्लोरीन 9 पर है, तो ये Hp हो गया। अब बताओ दोनों Hp कहाँ पर है? अपोजिट साइड है, तो बताओ ये क्या बन जाएगा? E बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर G में देखो आप, जी में आप देखिएगा ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, बिल्कुल डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब आप देखो यहाँ तो डायरेक्ट फ्लोरीन जुड़ रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन जुड़ रहा है, तो बताओ फ्लोरीन और कार्बन में से कार्बन 6 पर है, फ्लोरीन 9 पर है, तो ये Hp हो जाएगा। अब नीचे आ जाओ, नीचे देखो यहाँ पर भी CH2 है बेटा, यहाँ पर भी CH2 है, आगे यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर क्या है CH के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये Hp हो गया। और दोनों कहाँ पर है? अपोजिट साइड है। अगर अपोजिट साइड है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? E बन जाएगा। नेक्स्ट H में देखो आप, H में आप देखिएगा ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, बट यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका मतलब क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH। अब डबल बॉन्ड O का मतलब क्या है? 2 ऑक्सीजन, OH में भी ऑक्सीजन, तो इसमें तो आपके तीनों ही क्या है? ऑक्सीजन है। जबकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ आपके यहाँ पर तीनों ही क्या होंगे? नाइट्रोजन होंगे। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये Hp हो जाएगा। अब ऊपर आ जाओ, ऊपर देखो यहाँ CHO एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए क्या लिखोगे? C डबल बॉन्ड OH। इसका मतलब यहाँ डबल बॉन्ड लग गया, तो डबल बॉन्ड का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ देखो CH2OH है, तो इसका मतलब पहला तो ऑक्सीजन है, बाकी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये Hp हो गया। दोनों Hp अपोजिट साइड हो गया, तो बताओ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? E। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखना, वो कंपाउंड बताओ जिनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। तो आप देखो पहला मैंने लिखा है CCl4, तो CCl4 का स्ट्रक्चर होगा इस टाइप का, और ये क्या होता है? सिमेट्रिकल, और ये सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड वाले में ये आपका जो है ट्रांसफॉर्म है, और ट्रांसफॉर्म का वैसे तो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, बट यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर भी आपका ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है, तो इसमें डायरेक्शन ऐसे आएगी, इसमें भी डायरेक्शन ऐसे आएगी, बट आप देखो इसको मैं μ1 मान लेता हूँ, इसको मैं μ2, तो यहाँ पर μ1 और μ2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, बट इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अब C वाले में देखो, C वाले के अंदर ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांस, और हमें पता है कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। कैसे? देखो आप, मतलब कार्बन और क्लोरीन में से जो डायरेक्शन आएगी वो क्लोरीन की तरफ आएगी, इसमें भी क्लोरीन की तरफ आएगी। अब आप देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। अब आ जाएगा डी के अंदर है डाई सब्स्टिट्यूटेंट। आपको पता है कि डाई सब्स्टिट्यूटेंट में इसके अंदर डायरेक्शन ऐसे आएगी, इसके अंदर डायरेक्शन ऐसे आएगी, इसको मैंने μ1 माना है, इसको मैंने μ2, तो यहाँ देखो μ1 और μ2 दोनों इक्वल है, इसलिए नेट रिजल्टेंट जीरो होगा। तो मेरा क्वेश्चन यह था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, तो इसका भी जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, इसका भी जीरो डाइपोल मोमेंट होगा, बट इसका जीरो नहीं होगा, और आपके ए का भी जीरो होगा। कहने का मतलब जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 12, कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग। आपको ये 3 क्वेश्चन गिवन है, 3, इनके आपको क्या करना है? डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो आप ज़रा देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका, पहले के अंदर आपके ये डबल बॉन्डेड है, इसमें क्लोरीन अर्थात पहला स्ट्रक्चर सिस है और दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? ट्रांस है। अब आपको पता है कि सिस और ट्रांस में से सिस का डाइपोल मोमेंट हमेशा ट्रांस से ज़्यादा होता है, तो बताओ पहले में डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये हो जाएगा, अर्थात सिस वाले का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज़्यादा है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा एक मिथाइल है जो कि EDG है, एक फ्लोरीन है जो कि आपका EWG है।
अब आप देखो एक आपका EWG है, एक आपका EDG है। कहने का मतलब एक डोनर है, एक एक्सेप्टर है। और ये कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म है। और ये कौन सी फॉर्म है बेटा? ट्रांस फॉर्म है। तो हमने आपको बताया था कि जब आपके पास दोनों ग्रुप डिफरेंट नेचर के होते हैं तो ऐसी कंडीशन पे सिस की बजाय ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ट्रांस का ज़्यादा होगा और सिस का कम होगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो वो देखो आप, यहाँ पर डायरेक्शन कैसे आएगी? ऐसे। और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में डायरेक्शन कैसे आएगी? ऐसे। अब देखो दोनों की डायरेक्शन एक ही है, तो बताओ नेट रिजल्टेंट कैसे आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। इस वाले में देखो आप, फ्लोरीन और इसमें से डायरेक्शन कैसे आएगी? ऐसे। और इनके अंदर डायरेक्शन कैसे आएगी? ऐसे। तो देखो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा, बट इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। जबकि आप देखो यहाँ पर दोनों का रिजल्टेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए ट्रांस का डाइपोल मोमेंट सिस के कंपेयर में क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, अर्थात ये ट्रिपल बॉन्ड वाला सिस्टम है। बट आप देखो इस ट्रिपल बॉन्ड में इधर इथाइल है, जबकि ये इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपका क्या है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। और हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होते हैं उनके डाइपोल मोमेंट जीरो होते हैं। तो इस वाले में इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। तो बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा? फर्स्ट का डाइपोल मोमेंट सेकेंड से ज़्यादा होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, विच विल नॉट शो GI। आपको बताना है कि इनमें से किसके अंदर GI नहीं हो रही। तो देखो पहला सिस्टम आपका ऑक्जाइम है, और हमने आपसे कहा था कि ऑक्जाइम सिस्टम में हम केवल कार्बन को चेक करते हैं। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन मिथाइल बोथ आर डिफरेंट, इसका मतलब यहाँ GI हो जाएगी। बी वाला सिस्टम आपका कौन सा सिस्टम है बेटा? साइक्लोएल्कीन सिस्टम है। और हमने कहा था कि साइक्लोएल्कीन में GI के लिए एट लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन 8 तो होने ही चाहिए। तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 है, इसका मतलब यहाँ पर भी GI हो जाएगी, यहाँ पर भी GI हो जाएगी। अब देखो सी वाला जो सिस्टम है आपका कौन सा सिस्टम है? एजो। और आपको पता है एजो में तो कोई सा भी हो वो हमेशा GI करेगा ही करेगा। बट आप देखो डी वाले ऑप्शन में ये ऑक्जाइम है। कौन सा सिस्टम है ये? ऑक्जाइम। और ऑक्जाइम में हम किसको देखेंगे? कार्बन को। आप देखो इस कार्बन पे लगे हुए बोथ ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? सेम है। अगर ये दोनों ग्रुप सेम है तो कन्फर्म है यहाँ पर GI नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू CIP सीक्वेंस रूल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीरियडी फॉर द गिवन ग्रुप सिज। मतलब आपका जो CIP रूल है, EZ सिस्टम जो है, उसके अकॉर्डिंग हमें इन्हें सीक्वेंस में जमाना है। आप देखो कार्बन एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है एल्कोहल, एक डायरेक्ट एल्कोहल और एक एल्डिहाइड। तो इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें ऑक्सीजन, इसमें कार्बन। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ऑक्सीजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है। अब उसके बाद में कार्बन वाले। अब कार्बन वालों में देखो आप C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसके बाद में ये आपका एल्डिहाइड है। तो अब आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन 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 3 ऑक्सीजन है, और एल्डिहाइड वाले में 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन है। और C2HOH एथेनॉल वाले में देखो आप, अगर मैं एथेनॉल वाले में देखता हूँ तो CH2OH में कार्बन के साथ 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। अब आप इन तीनों में डिसाइड करो पहले कौन आएगा। तो देखो इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, तो पहला तो तीनों में सेम है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है 8, यहाँ भी ऑक्सीजन है, इन दोनों में ऑक्सीजन सेम है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये तो सबके लास्ट में चला जाएगा। अब इन दोनों में डिसाइड करना है। अब आप देखो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ 8 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो इसका मतलब ये पहले आ जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले OH, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एल्डिहाइड, फिर एल्कोहल एथेनॉल वाला, मतलब मेथाइल अल्कोहल वाला। तो इसका मतलब इसका डी आंसर राइट है। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, GI इज शोन बाय। आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड GI करता है। तो सबसे पहले में देखिएगा इस डबल बॉन्ड पर GI पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम है। बट आप देखो रिंग, यहाँ पर GI हो रही है, वो भी किसके रेस्पेक्ट में? रिंग के रेस्पेक्ट में। क्योंकि आप देखो इस रिंग पर यहाँ पर मिथाइल है,
यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोजन है, अर्थात इस रिंग पर 2 ग्रुप आपके सब्स्टिट्यूटेंट वाले हैं, इसलिए यहाँ GI पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कौन सा सिस्टम है, आपका ये क्यूमुलेटेड सिस्टम है। और हमने आपसे कहा था कि GI के लिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। नंबर ऑफ रिंग, बताओ नंबर ऑफ रिंग भी क्या होनी चाहिए, इवन ऑड होनी चाहिए। पाई बॉन्ड भी क्या होनी चाहिए, ऑड, और रिंग के सम जो है वो भी क्या होना चाहिए, ऑड। आप देखो यहाँ पर 2 हैं, अर्थात ये इवन है, और ये इवन में होने की वजह से कौन सा सिस्टम होगा बेटा, नॉन प्लेनर सिस्टम होगा। और आपको पता है GI कभी भी नॉन प्लेनर सिस्टम में नहीं होती, इसलिए यहाँ पर GI नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप, 3 के अंदर ये कौन सा प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपका साइक्लोएल्केन। आपको पता है साइक्लोएल्केन में GI के लिए क्या कंडीशन है, एट लीस्ट 2 sp3 कार्बन विद डाई सब्स्टिट्यूटेड विद डिफरेंट ग्रुप। कहने का मतलब यह है कि आपके 2 कार्बन sp3 होने चाहिए और वो भी डाई सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए और उसके दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो आप देखो इसके अंदर केवल एक ही कार्बन है ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड और डिफरेंट ग्रुप के साथ है, अदरवाइज यहाँ भी H2, यहाँ भी H2, यहाँ भी H2, यहाँ भी H2, इसका मतलब यहाँ पर भी GI पॉसिबल नहीं है। नंबर 4, आपका नंबर 4 भी कौन सा सिस्टम है बेटा, ये भी आपका क्यूमुलेटेड सिस्टम है। और क्यूमुलेटेड सिस्टम में देखो यहाँ पर आपके जो डबल बॉन्ड है वो कितने हैं, 3, अर्थात 3 डबल बॉन्ड है, ओड है, तो इसका मतलब यहाँ GI हो सकती है। बट आपको पता है ऐसे सिस्टम में आपके एक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप भी डिफरेंट होने चाहिए। तो आप देखो इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम है, अर्थात इस कार्बन पर दोनों ग्रुप जो सब्स्टिट्यूटेंट है वो सेम है, इसलिए यहाँ पर भी GI पॉसिबल नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन था कि GI इज शोन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। इसी के साथ आपका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।